नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 5 जो कि समांतर श्रेणी है उसको शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके जो है कुछ इंट्रोडक्शन मतलब कि जो बेसिक जानकारी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं, इसका जो नाम है समांतर श्रेणी। तो अगर हम समांतर को थोड़ा मतलब इसका नाम समझने की कोशिश करें तो समांतर का मतलब होता है कि ऐसा जिसमें हो समान अंतर। ठीक है, मतलब कि समान अंतर से निर्मित हुई श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको कहते हैं हम इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसी को शॉर्टकट में AP हम कहते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में हम AP कहते हैं। और समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि ऐसा श्रेणी जिसका जो अंतर हो वो समान हो। तो अब बात ये आती है कि ऐसा कौन सा श्रेणी है कि जहाँ ये समान अंतर हो। तो इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि जो हमारा पहला श्रेणी इस तरीके का बनेगा, वो हो गया 1 3 5 7 9। तो इस तरीके की संख्याओं से निर्मित श्रेणी हो गई। दूसरा, या तो फिर श्रेणी वो हमारा इस तरीके से सकता है 3 2 1 0, आगे भी बढ़ सकता है। या फिर श्रेणी इस तरीके का भी हो सकता है। तो इन सभी श्रेणियों में क्या मतलब बेसिक नियम फॉलो कर रहा है जिससे कि इसको हम समांतर श्रेणी कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमें 1 से 3 पे जाने के लिए 1 में क्या करना पड़ रहा है। 1 से 3 में जाने के लिए हमें 1 में 2 को जोड़ना पड़ रहा है। अगर हम 1 में 2 को जोड़ रहे हैं तो हमें 3 प्राप्त हो रहा है। उसी तरीके से 3 में 5 तक जाने के लिए 3 में हमको 2 जोड़ना पड़ रहा है तो 5 आ रहा है। 5 में 7 से जाने के लिए 2 जोड़ना पड़ रहा है। उसी तरीके से 7 से 9 में जाने के लिए 2 जोड़ना पड़ रहा है। तो हम देख रहे हैं सभी का जो अंतर आ रहा है वो 2 आ रहा है। मतलब कि अगर 3 में से हम 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो माइनस करने पे यही जो अंतर आ रहा है ये समान आ रहा है कि नहीं। तो इसीलिए इस तरीके से जो श्रृंखला बनती है उसी को हम श्रेणी कहते हैं। जिसमें समान अंतर है उसको हम समांतर श्रेणी शॉर्टकट में AP कहते हैं। दूसरी श्रेणी में देखें तो यहाँ पे जो अंतर आ रहा है 3 से 2 मतलब कम हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे सभी में 1 कम हो रहा है। 2 से 1 जाने के लिए 2 में से हमें 1 घटाना पड़ेगा। 1 में से 0 आने के लिए 1 में से 1 घटाना पड़ेगा। अब इसके आगे क्या पद होगा, तो 0 में से हम 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ पे जो अंतर आ रहा है समान वो माइनस के 1 का आ रहा है। उसी तरीके से तीसरे श्रेणी में हम देख रहे हैं तो तीसरे श्रेणी में सभी में कुछ मतलब सेम आ रहा है। तो मतलब इन सभी में अंतर कितने का आ रहा है, 0 आ रहा है। इन 3 में से 3 घटा रहे हैं 0, इसमें हम क्या जोड़ेंगे 3 आ जाए 0। तो इन सभी में जो अंतर आ रहा है 0। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि समांतर श्रेणी क्या होता है, कि संख्याओं से निर्मित एक ऐसी श्रेणी जिसमें सभी पदों के बीच का जो अंतर है समान रहे। जैसे 2 2 2 -1 -1 -1 0 0 0। तो अब मैं इसका आपको परिभाषा बता देता हूँ जो कि आपकी किताब में दिया गया है कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद से एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। तो जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ प्रत्येक पद पहले पद को छोड़कर सभी में एक निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं तभी हमको अगला संख्या प्राप्त हो रहा है। अगर हम 1 में 2 जोड़ रहे हैं तभी 3 मिलेगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तभी 5 मिलेगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तभी 7 मिलेगा। उसी तरीके से इसमें हम -1 जोड़ेंगे तभी हमें आगे की श्रृंखला मिलेगी, इसमें 0 जोड़ेंगे तभी आगे की श्रृंखला मिलेगी। इन सभी संख्याओं में हर एक नंबर को यहाँ पे पद कहा जाता है। जैसे यहाँ 3 को क्या कहेंगे, ये एक पद है, ये 3 क्या है, पद है, 1 क्या है, ये पद है। मतलब सभी जो नंबर है सभी को हम पद कहते हैं। ठीक है,
तो जैसा कि हमने प्रश्नावली 4 पढ़ा था द्विघात समीकरण का, तो उसमें एक उसका समीकरण होता था व्यापक, तो उसी तरीके से समांतर श्रेणी का भी जो है एक व्यापक समीकरण होता है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का व्यापक समीकरण हम समझ लेते हैं। उससे पहले समांतर श्रेणी का व्यापक समीकरण समझने से पहले इसमें जैसे वहाँ पे हमारा समीकरण बनता था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो वहाँ पे x के गुणांक को हम a से दिखाते थे, x² के गुणांक को, x के गुणांक को b से। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी इसका व्यापक रूप, स्टैंडर्ड रूप बनाने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी इसके नियम में माना गया है। तो यहाँ पे जो प्रथम पद रहता है, मतलब कि पहला पद, तो प्रथम पद को हम समांतर श्रेणी में स्मॉल a से दिखाते हैं। मतलब यहाँ जो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब किसी भी श्रेणी का जो पहला पद रहेगा उसको हम a से लिखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो इन सभी के बीच में अंतर आता है उसको कहा जाता है सार्व अंतर। ठीक है, जो श्रेणी में दो पदों के बीच में जो अंतर आता है उसको हम कहते हैं सार्व अंतर, और इसको हम स्मॉल d से दिखाते हैं। ये होता क्या है कि दूसरे पद से पहले पद को घटाने पर हमें सार्व अंतर मिलता है। जैसे कि इसमें देखेंगे तो 3 में से हम 1 घटाएंगे तो पहले श्रेणी का सार्वांतर 2 आ जाएगा। दूसरे श्रेणी का देखेंगे तो 2 में से हम देखेंगे 2 में से हम 3 घटाएंगे तो इसका सार्वांतर माइनस का 1 आ जाएगा। इसमें देखेंगे तो 3 में से हम 3 घटाएंगे तो सार्वांतर 0 आ जाएगा। तो बात आती है अब व्यापक पद को। तो अब हम समझ रहे हैं कि AP का व्यापक रूप, AP का व्यापक रूप मतलब कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो AP के व्यापक रूप में देखें तो यहाँ पे जो प्रथम पद रहता है A1, उसको तो हम A ही मानेंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो इसमें दूसरा पद आएगा, क्योंकि दूसरा पद पहले पद में क्या जोड़ने से बना है, सार्वांतर 2। ये जो 2 है ये D है, मतलब हम A में जब D जोड़ रहे हैं तो हमको दूसरा पद मिल रहा है। तो मतलब इस A2 प्राप्त करने के लिए हमें A में D जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें A3 प्राप्त करना है, तो A3 प्राप्त करने के लिए हमें A2 में एक D जो है जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा A प्लस D मतलब कि A प्लस 2D। तो इसी तरीके से अगर हम आगे का पद अगर ज्ञात करना हो A4, तो इससे पहले वाले पद में हमें सार्वांतर जोड़ना पड़ेगा। तो तीसरा पद क्या है, A प्लस 2D। तो A प्लस 2D में जब हम D जोड़ेंगे तो हो जाएगा A प्लस 3D। तो इस तरीके से जो हमारी श्रृंखला बनेगी, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा। तो AP का जो व्यापक रूप हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D। तो इसी तरीके का समीकरण आप देखेंगे तो हमें एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। जैसे हमारा पहला समीकरण है 1, 3, 5, 7। तो ये 1 क्या है, ये A है। 3 क्या है, सर्वांतर इसमें 2 आ रहा है, तो A प्लस D मतलब 1 प्लस 2, ये D है। 5 क्या है, A प्लस 2D मतलब 2 इंटू 2, D2 है, तो 2 दूनी 4, 1 5 आ रहा है। ये क्या है, A प्लस, ये जो इसके पहले का जो पद है, मतलब इसमें हम D जोड़ देंगे तो 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2, तो 2 दूनी 4, 1 5 और ये प्लस 2 7। जैसा कि हमने यहाँ पे पद प्राप्त करने के लिए किया था, इससे पहले वाले पद में हमने D जोड़ दिया था। तो इसी तरीके से हमारा ये व्यापक समीकरण हो गया। अब उसके बाद सवाल में कभी कभी पूछने को आता है कि हम सर्वांतर कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसको देख लेते हैं। तो सर्वांतर ज्ञात करने के लिए मैं इसको जो है एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए हमारा एक श्रेणी है 1, 2, 3, 4, 5 श्रेणी के पद हैं। ये पहला पद A हो गया, ठीक है, ये A1 हो गया, ये A2, A3, A4 और A5। तो अगर हमें यहाँ सर्वांतर ज्ञात करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो
पीछे वाले पद से उसके एक पहले वाले पद को घटाते हैं, मतलब कि 5 में से 4 घटाएंगे तो सर्वांतर 1 आ जाएगा। और ये A5 5 है क्या, ये A5 है, 5वां पद में से हमने चौथा पद घटाया। उसी तरीके से अगर हम इसमें अगर सर्वांतर ज्ञात करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, A3 में से A2 को घटाना पड़ेगा, जहाँ A3 3 है A2 2 है, बराबर 1 आ रहा है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि हमें सर्वांतर ज्ञात करने से जो पद हम लेंगे उसके पहले वाले पद को घटाना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है कि D = AN माइनस AN माइनस 1। मतलब जैसे अगर हम n बराबर 5 ले रहे हैं, जैसे 5वां पद अगर हम ले रहे हैं तो हमें सर्वांतर ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, D = n की जगह 5 रखेंगे, A5 माइनस A5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा A5 माइनस A5 माइनस 1 4, A5 माइनस A4, A5 माइनस A4 5 माइनस 4 बराबर 1। तो सर्वांतर ज्ञात करने का ये फॉर्मूला हो गया। अब उसके बाद समांतर श्रेणी जो हमारी होती है वो 2 प्रकार की होती है। AP के 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार क्या है, पहले समांतर श्रेणी को हम कहते हैं परिमित समांतर श्रेणी। और दूसरे वाले श्रेणी को हम कहते हैं अपरिमित समांतर श्रेणी। तो दोनों में अंतर क्या है हम देखते हैं। अब जैसे हम मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास जो श्रेणी है वो हो गया 1 3 5 7 9 11। और एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। तो इन दोनों समीकरण में हम अंतर देखें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर पदों की संख्या अगर हम ज्ञात करें तो यहाँ से पदों की संख्या आ जाएगी 6। लेकिन अगर वही चीज़ अगर हम इस समीकरण में देखें तो यहाँ पर पदों की संख्या 1 2 3 4 5 ये 6 होगा। ऐसे डैश 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 आगे अनंत तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। मतलब यहाँ पर अगर हम पदों की संख्या निकालें तो यहाँ पर पदों की संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते, ये अनंत तक जा रहा है। तो अगर ऐसी श्रेणी जहाँ पर पदों की संख्या निश्चित होती है तो ऐसी श्रेणी को हम कहते हैं परिमित समांतर श्रेणी। और ऐसी श्रेणी जहाँ पर पदों की संख्या निश्चित नहीं होती है, वो अनंत तक आगे बढ़ती जाती है, तो उनको हम कहते हैं अपरिमित श्रेणी। परिमित श्रेणी को परिमित श्रेणी को जो हम फाइनाइट सीरीज़ भी कहते हैं, फाइनाइट AP। और अपरिमित श्रेणी को हम इनफाइनाइट कहते हैं, इनफाइनाइट AP। तो इस तरीके से इतना बेसिक जानकारी अगर आप रखते हैं तो आपको प्रश्नावली 5.1 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आशा करता हूँ कि बताए गए सभी जानकारी आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।